अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ हुआ, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने एतराज़ात पेश किए और उसके बाद इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एतराज़ात कुछ यूँ थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक जो केस है उसका फैसला करे, और जब तक उस केस का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही वो किसी बेंच को तस्लीम करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक ने उनकी बात को सेकंड किया, जिसके बाद दोनों जजेस वहां से उठकर चले गए और उसके बाद 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि नवीद चौधरी साहब आप सबसे पहले बताएं कि आज की जो समाअत थी उसका अहवाल क्या रहा। उसका हवाल एक तो ये हमें दाद देनी चाहिए हम ख्याल बेंच को कि वो जिस तरह से बेंच बनाते हैं और जिस तरह से वो केस लगाते हैं, तो सारे मामलात हमें पहले ही पता होते हैं कि फ़ैसला क्या होगा, और बेंच में जिस तरह से जज बिठाए जाते हैं वो भी सारे मामला सामने आ जाता है। तो इस दफ़ा तो खैर बहुत आगे गए वो कि एतजाज़ एहसन और खुदसे को बुला के पहले मुलाकात की, फिर मामला तय हुआ और उसके बाद केस लगा लिया। अब लगाते हुए किया क्या उन्होंने? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था वही जो एक बदनामे ज़माना केस है पंजाब असम्बली वाला, वो CCP डोगर से शुरू हुआ फिर 9 रुकनी बेंच बन गया। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने नोट में कहा था इख्तिलाफी में कि यहाँ पर ये तासुर नहीं होना चाहिए कि गाउन पहनकर सियासतदान बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें परवाही कोई नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं। तो रात 8 बजे उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम भी डाल दिया बेंच में और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नाम भी डाल दिया। मकसद क्या था कि उनको भी मुतनाज़ किया जाए। तो ये फैसला तो पहले तय करके आए हैं, एतजाज़ बता रहा है फैसला क्या होगा, खोसा बता रहा है फैसला क्या होगा। तारिक ने बताया था कि किस तरह से इमरान खान का केस जो है स्ट्राइक डाउन होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा, वो तो पहले हमको पता है उस मामले का। तो ये एक शरारत थी, एक सियासत थी। तो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानूनी मामला है, अब मुझे बुलाया तो ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर कोई फैसला तो कर लें, अगर वो फील्ड में है, सस्पेंड तो हो नहीं सकता, पहले तो फैसला होगा ना उसका, उसके बाद आगे जाएंगे। तो कानूनी नुकात उन्होंने उस पर उठाए और एक 2-3 पॉइंट और भी उस हवाले से बड़े हैं मैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब आर्मी कोर्ट के खिलाफ जजमेंट दे भी चुके हैं, जब ये सारे जज उसकी हिमायत कर रहे थे बाकी के जो आज हीरो बन रहे हैं। और जस्टिस गुलजार का एक फैसला वो भी फील्ड में मौजूद है अभी तक, उसको मनसूख तो किसी ने नहीं किया, बड़ा बेंच बैठता तो मनसूख करता। जस्टिस गुलजार जो कि एक बहुत बड़े जज थे, वो भी चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है केसेस ना सुने चेयरमैन PTI के, तो ये फैसला भी फील्ड में था, उसको भी किसी ने ख़त्म नहीं किया। तो एक सियासत करने की कोशिश की गई जिसे जो और बेंच की जो तश्कील है उसे भी वाज़ेह था मामला क्या है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानूनी नुकात के जरिए अपनी पोजीशन क्लियर की। उन्होंने कहा भाई पहले इसका फैसला कर लो, उस वक्त तो ये बेंच ही गैर कानूनी है, ठीक है, इसका फैसला हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। नवीद चौधरी साहब, जो फैसला आना है वो तो एक्सपेक्टेड है, तो मैं चाहती हूँ जावेद साहब आप ये बात बताएं कि आखिर ये सारी गेम किसको बचाने के लिए की जा रही है? देखो, किसको बचाना है या नहीं बचाना ये तो फैसला आएगा तो पता चलेगा ना। ऐसे चमगोइयाँ करना या ये बात करना कि हमें पता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उधर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और फैसले हम खुद ही करके खुद ही अंदाज़ा लगा लें तो बेहतरी है। बुनियादी तौर पे कल जब दोनों मोअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस का जब बेंच में नाम आया तो मैं खुश हुआ कि पाकिस्तान में ऑलरेडी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे सियासतदान भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, लड़ रहे हैं, ना पाकिस्तान की परवाह है ना मईशत की परवाह है, और पार्लियामेंट का भी कोई हाल नहीं है। तो ऐसी सूरत में चलो एक अदारा था वो दोबारा मुत्तहद हो गया, अच्छा है, एक परसेप्शन आई, हर बंदा खुश था। लेकिन सुबह मैं हैरान रह गया ये देख के जब मेरे मोअज़्ज़ज़ अगले चीफ जस्टिस साहब जस्टिस फाइज ईसा ने ये बात कही और किस चीज़ का नाम लिया, प्रोसीजर बिल का। जी किस चीज़ का बिल जिसका अभी तक ना गज़ट आया ना नोटिफिकेशन हुआ, तो हम उसको डिस्प्यूटेड कर दिया। बात यह है कि यह गज़ट हो चुका होता, हुकूमत ने नोटिफिकेशन कर दिया होता, तो फिर मैं मानता कि इसको मुअत्तल करना जो जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक उस पर अमल होना चाहिए। जब उसका गज़ट ही नहीं है तो उस पर अमल क्या होना था? बुनियादी तौर पे तो असूल पसंदी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना था ना, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं फ़ैसला करना था कि अगर PTI ये चाहती है तो आप ये फ़ैसला कर दें। किसी की तलवार तो नहीं है आप पे,
आप तो मुस्तकबिल के हमारे चीफ जस्टिस हैं, आप में इतनी चीज़ होनी चाहिए थी कि अगर कहा जाता है जी कि उनको फंसाया गया, अचानक रात के 9 बजे नाम दे दिया गया, और भाई रात के 12 बजे भी दिया है, तो आप इतने सीनियर हैं, असूल पसंद हैं, आइन और कानून के बारे में आपके बारे में अथॉरिटी ली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अदलिया, आला अदलिया के वक़ार के लिए, उसके अलम को बुलंद करने के लिए उनको बैठना चाहिए था, केस को सुनना चाहिए था, और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करना था ना, कोई और फार्मूला तो नहीं लगाना था किसी ने, तो आपको फैसला करना चाहिए था, इस तरह जाना नहीं चाहिए था। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी अदलिया के ऊपर इतना बड़ा लेबल है। आज आपने ये बात करके इंडोर्स कर दिया कि आप कदूरतें और जो अंदर का खलफशार है वो अभी तक सीनियर जजेस के दरमियान नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी, इस कौम की बदकिस्मती है। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक फैसला जून 2022 में भी आया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद ने सुनाया था, और जो मिलिट्री कोड्स ने के तहत जो सज़ाएं दी गई थी 196 अफराद को, उसको कलअदम करार दिया था। तो आपको क्या लगता है, आपकी बार भी कुछ इसी तरह का फैसला हो पाएगा? नहीं, पहले तो इस पर बात जो की जा रही है ना, इस पर देखें ना कि 2 जजेस क्यों अलग हो गए, और उसको कहा जा रहा है कि उन्होंने सुरपसंदी का मुजाहरा नहीं किया। हर आदमी को ये हक़ है कि वो बैठे या ना बैठे, और जिस तरीके से उनको बैठाया जा रहा था, इतने साल तो उनको नहीं कभी पूछा किसी ने, और एक ऐसे पॉइंट पर जबकि 9 मई के मामलात अपने हतमी शक्ल में जा रहे हैं जिधर उनको जाना है कानूनी तौर पे, उसके रास्ते में एक नई चीज़ लाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। और कल मैं तवक्को कर रहा हूँ कि कल तो सारा दिन तमाम केसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं, और कल शाम तक इसका फ़ैसला आ जाएगा। फैसला वही होगा जो एक ख़ास ग्रोह को पसंद होगा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। जजमेंट ये होगी कि आर्मी कोर्ट में केसेस नहीं चलाए जा सकते, रेलिवेंस कोर्ट में जाके केसेस चला लें, बस यही वो चाहते हैं, और ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। और बड़े मज़े की बात है कि इसमें जो जज साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने ख़ुद आर्मी कोर्ट्स की हमायत की डट के एक जजमेंट के अंदर। मैं हैरान हूँ कि अब पहले आपने आर्मी कोर्ट की हमायत की, आप कल आप फैसला करना चाह रहे हैं, मुतवक्का फैसला ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आर्मी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। तो खेल कौन कर रहा है? मेरा दोस्त कह रहा है कि उनमें तफरीक पाई जा रही। तफरीक इसलिए पाई जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को एक आदमी आपके साथ चाय पिए, सुबह आप उसका मुकदमा सुन रहे हो। तो इन बातों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए ना, ये भी लोगों को पता है। जहाँ दोस्त कह रहे हैं लोगों को बहुत कुछ पता, तो लोगों को ये पता है कि एक तारीख़ है, उस तरह कब आई, पटिशन कब आई, मुलाकात कब हुई, फिक्स कब हुई, और कल तमाम केसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं इस केस का फ़ैसला करने के लिए। तो इतनी जल्दी क्या है, एक बात। और कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि इससे पहले भी इस मुल्क के अंदर आर्मी कोर्ट्स ने लोगों को सज़ाएँ दी। आज उनकी लिस्ट जारी होगी, नाम जारी हो गए। तो ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिनको आज बहुत बुरा लग रहा है सब कुछ, ये उस वक्त कहाँ थे और किधर थे? और जो पेश हो रहे हैं उनमें से एक ऐसा आदमी पेश हुआ है जो एक पार्टी के अंदर लीडर था, उस पार्टी ने उसको इज्जत दी, और जब उस पार्टी पे बुरा वक्त आया तो उसके हज़ारों जो कारकुन थे वो जेलों में थे, और वो शख्स अपनी लॉयल्टी चेंज कर रहा था। तो ये बातें, असूलों की बातें जो लोग करते हैं ना, मुझे हैरानगी होती है कि कौन असूल की बात कर रहा है, क्योंकि तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। जो हम कहते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो ये कहते रहे वो भी रिकॉर्ड पे है। ठीक है, तो ऐसी बातें ना करें। मुझे तो इस बात पर हैरानगी हुई है, कल भी मैंने ये मुतालबा किया था कि मैं बतौर इफ्तिखार अहमद अगर जाऊँ पटिशनर के तौर पर, तो क्या मुझे चाय पिलाई जाएगी और सुबह मेरा पटिशन ली जाएगी। मुझे इस बात का जिस दिन जवाब दे दिया मैं समझूंगा सब दुरुस्त है, और अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो फिर आइन का हवाला मत दें कि आइन की नज़र में मैं और जिसका केस सुन रहे हैं वो बराबर है। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पीजे सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल अगर जो फैसला आ जाता है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाया जाएगा? देखिए, या तो हमने इस मुल्क को चलाना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइन, या आपने चलाना है कि मेरी ख्वाहिशात के मुतालिक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम बात अभी कर रहे थे जस्टिस फ़ायज़ ईसा की, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से बात की, उनका पूरा राइट है इसके ऊपर।
टू एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, वो कहते हैं उसको आप कर लें। और उन्होंने अपने आप को डिटैच नहीं किया है बेंच से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा पहले आप इसका रिजॉल्व कर लें एंड आई एम देयर एंड आई विल सिट ऑन द बेंच, ख़त्म होगी बात। अब ये कैसे चीफ जस्टिस या बाकी बेंच लेके चलता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन डिविएटिंग फ्रॉम एवरीबडी एल्स, जिनका क्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि हम हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैं कि उस तरह हो? क्या हम जजेस को या जस्टिस को या जस्टिस सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को खुदा के लिए उनको अपना काम करने दें, आर्मी को अपना काम करने दें, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें? क्या ये वक्त नहीं आ गया? हर जगह हम देख रहे हैं कोई ना कोई हर जगह पंगे डाल रहे हैं। बात आज हम जुडिशरी पे लग गए, कल आर्मी पे लग गए, परसों पार्लियामेंट पे लग गए। क्या यही हमारा मोडस ऑपरेंडी रहेगा एक इन अ पॉलिटिकल एनालिसिस और इन अ पॉलिटिकल डिबेट और इनटू एनी फॉर्म ऑफ डिस्कशन? ये बिल्कुल मेरी नज़र के अंदर एब्सोल्युटली यूजलेस डिस्कशन है। हमें बात करनी है, जो हमें मौका नहीं मिल रहा, हम चारों को मौका नहीं मिल रहा कि हम बात करें आप लोगों की जो आप भूखे मर रहे हैं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम पड़े हुए हैं पॉलिटिकल फेलियर्स पे, हम पड़े हुए हैं लकूनास पे, हम पड़े हुए हैं उन जगहों पे जो कि ग्रे मैटर है। Let them get on with it. सर, ये मसाइल अपनी जगह खड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि ख्वाजा आसिफ इस पर क्या कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि सानेहा 9 मई पर किसी तौर समझौता नहीं किया जाएगा और कुछ जिनका मिलिट्री ट्रायल हम ज़रूर करेंगे। बगैर नाम लिए सर उन्होंने पैगाम कुछ यूँ दिया है कि अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर आप मौजूद हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाए और तारीख से आपको डिलीट कर दिया जाए। उन्होंने और भी बातें की हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। आज जब ख्वाजा आसिफ ने खिताब किया तो फिर उन्होंने ये भी उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी तनकीद की है एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा पर और कहा कि हम कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ जावेद लतीफ़ ने भी अदलिया पर तनकीद की और कहा कि 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये डिबेट काफ़ी तवील हो गई है। तो मैं चाहूँगी पीजे सर आप मुझे ये बताएँ कि क्या पैरेलल कोर्ट्स चल सकती हैं? नहीं, इस तरह नहीं चल सकते आपके। किसी डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। हाँ, मोनार्की में आप करते हैं, मोनार्की के अंदर भी मोनार्की करता है, दूसरे नहीं करते। अगर तो हमने इसको जमहूरियत रहना है तो ये जो कोर्ट चल रहा है, लेट अस वेट एंड सी कि ये क्या एक डिसीजन लेता है। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जावेद लतीफ़ इज़ अ नोबडी टू एक्सेप्ट दैट। इट इज़ द पार्टी डिसीजन। पार्टी क्या करती है, जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, फाउंडर है नवाज शरीफ, व्हाट डज ही से, या प्राइम मिनिस्टर वो कहेंगे। ये एक कहना, आई थिंक इट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बात आई है, आज वो डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी स्पीचेस हमने पहले भी सुन ली हैं नेशनल असेंबली के अंदर। आज अगर वो चेंज करके बात कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स करना है, तो मिलिट्री कोर्ट्स तो फिर बहुत पहले आ जाने चाहिए, बट उसको भी आप ओवरराइड करो। जो हो गया, हमने आगे चलना है। फॉरगेट ऑल दीज वो स्केलेटन्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। हमने देखना है कि आगे क्या है। 9 मई इज़ अनपार्डनेबल। इस पे तो एतजाज़ भी कह रहे हैं, खोसा भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं अनपार्डनेबल। बट आपका एक प्रोसीजर तो होना चाहिए ना भाई। या तो आप कह रहे हैं कि आपके कोर्ट सिस्टम जुडिशरी हैज़ फेल्ड, या आप कह रहे हैं कि फिर पैरेलल कोर्ट्स लगाओ और उस पर आप काम करो। ये इस तरह नहीं चलता। क्योंकि मैं कहूँगा चलता है भाई, वेरी गुड, मेरे कहने से या ना कहने से बात नहीं है। आपका इंटरनेशनल परसेप्शन ख़राब हो जाएगा, विच मीन्स योर जुडिशरी इज़ यूजलेस, विच मीन्स दे कैन नॉट डिलीवर। हैंस ये अच्छा, वो कहेंगे भाई यूजलेस क्यों? वो कहेंगे वो जिन पे सीरियस चार्जेस हैं उनको कल बेल मिल जाएगी, वो फिर जाके ये काम करेंगे। सो इसके अंदर जहाँ जो क्रक्स आता है, वो क्रक्स आता है पनिशमेंट हैज़ टू बी सिवियर। पनिशमेंट कैन नॉट बी लीनियंट, क्योंकि कोर्ट्स आपके पनिशमेंट वो नहीं देते जो आपको देने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स आपको सख्त पनिशमेंट देती है और देनी चाहिए, लेकिन आपने फिर डिफाइन करना है व्हाट इज टेररिज्म एंड व्हाट इज पॉलिटिकल रिजेंटमेंट। ये चीज़ें आपने डिटरमिन करनी है। हाँ, इन एन इंस्टीट्यूशन आपने 2 चीज़ों को गेज करना है। ये एयरफोर्स बेस के बाहर, जनरल हेडक्वार्टर्स के बाहर और एक रेजिडेंस के बाहर, आपने इन तीनों को डिफरेंट आपने उस के अंदर डिटरमिन करना है। ये मैं लॉयर्स जो बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, मैं उनसे बात करके आपको बता रहा हूँ। आप पकड़ें, मत छोड़ें इन लोगों को, लेकिन देयर हैज़ टू बी प्रोसीजर। ठीक है। इफ्तिखार साहब, एक और स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया ख्वाजा आसिफ ने, वो ये कहते हैं कि हमें अदलिया को पार्लियामेंट में मुदाखलत करने से रोकना होगा, लेकिन केसेस भी तो ये खुद लेकर जाते हैं अदालत के पास, तब क्या
होता मैं है। इस पर कोई तबसरा नहीं करना पसंद करता। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एक जो था केस बनाम वफाक पाकिस्तान, उस केस में चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को दस्तूरी करार दिया था। यहाँ पे बात हो रही है कि हमें उन पे बात, उनके हवाले से बात करनी नहीं चाहिए। देखिए, कानून कोई मुर्दा नहीं होता और हर मुकदमा अपनी नोयत का मुखलिफ होता है। वरना फिर अगर तय है कि सज़ाए मौत देनी है 302 को, तो तय हो गया, तो जो 302 FIR कट दिया तो सज़ाए मौत दे दिया करें। क्यों अदालतों में डिबेट होती है? अदालतों में पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो जज दरख्वास्त गुजार से मुलाकातें करता हो, क्या उस जज को उसकी दरख्वास्त सुननी चाहिए? ये एक स्टैब्लिश्ड लॉ है, दुनिया का है, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा। मुसलमान लॉ है जी। अब आप उसको भी वायलेट करें तो फिर सवालात तो उठते हैं। उन सवालों के बारे में हमारे दोस्त कह रहे हैं हमें ये सवाल उठाने नहीं चाहिए। अगर ये सवाल नहीं उठाने तो फिर तो फैसले तो हैं कि कत्ल का मुकदमा 302 सज़ाए मौत, 302 में हर आदमी को सज़ाए मौत नहीं होती, आर्गूमेंट्स होते हैं। अब जो ये वाक़या हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो आर्मी एक्ट है वो पाकिस्तान के कवानीन में शामिल ही नहीं है। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है। न सिर्फ वो है, अभी पिछली जो हुकूमत थी उसके दौर में सज़ाएँ मिली, उनके लोगों के नाम आज अखबारों में छप गए। तो ऐसा ना करें, हम भी जजमेंटल ना हो, हम भी देखें कि चीज़ें क्या है, हकीकत क्या जा रही है। ऐसे कोई नहीं हो जाती बात। कोई वजूहात हैं जिसके ऊपर लोगों को खदशात हैं, और इसलिए खदशात हैं कि जो लोग आज पेश हुए हैं वो मुलाकातें कर चुके हैं। अगर वो मुलाकातें ना करते और मुताद रहते वो भी, और जज साहिबान भी मुताद रहते, तो शायद ये सवालात इस तरह जन्म लेते ही ना। तो मैं दोस्तों से कहूँगा, ये कह देना कि जी जो जज करें वो ठीक है। भाई जज सज़ाए मौत भी देते हैं अपना एक कत्ल के केस में, और उसी कत्ल के केस में जज माफ़ भी कर देते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा कि जज को मैं अच्छा समझूंगा या बुरा समझूंगा? बिकॉज एवरी केस इज़ ए न्यू केस। हर केस की अपनी नोयत है, मेरिट। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ जो हमने देखा 9 मई को। इससे पहले पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सर, लेकिन बात यह है यहाँ फैसले इंडिविजुअल्स की बुनियाद पर तो नहीं होने ना। नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, अदलिया पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि मैं 7 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम नहीं करूँगा। इस तरह और भी कई सियासतदान हैं जो कहते हैं कि फैसले हमारी मर्जी के तहत होने चाहिए। देखें, बुनियादी बात यह है कि जब इदारे अपनी हदूद से बाहर आ जाएंगे तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि दूसरे लोग बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे? भाई सांस आपकी पकड़ी गई, पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी पकड़ी गई, बेंच फिक्सिंग आपकी पकड़ी गई, ट्रकों वाले केस आते हैं वो आप दबा के बैठ जाते हैं और आप समझते हैं कि सारी खामोश बैठेगी। क्यों बैठेगी? पहली बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जवेद साहब ने रेज किया था, मैं ज़रा बता दूं, ये कानून भी बन चुका है 21 अप्रैल 2023 को, इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, गजट में भी जा चुका है, और गलत तरीके से रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि अमल दरामद हम बताएंगे। भी आप क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट बन गया तो कल फिर पेश कर दीजिएगा ना, और कल पेश कर दीजिएगा ना। पहले से ना गजट है ना नोटिफिकेशन, सब कुछ आ चुका हुआ है। दिखाएं किधर है? कौन सा रोकने वाले? रुकेगा पार्लियामेंट का काम को रोकने का? तो फिर चीफ जस्टिस खुद बैठ के उसकी जगह। जब पीटीआई के चेयरमैन पर बात करने पर पाबंदी है तो अदालत में बैठ कर कहा जा रहा है औरतों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। जी, ट्रॉमा में है कौन? कौन से कौन ट्रॉमा में है? कौन तो स्कूल में आ रही है। ओहो माशाल्लाह, कर रहे हैं आप, क्या बात। फैसलों के जरिए में इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है और कह रहे हैं ट्रॉमा में। यहाँ कानून के मुताबिक फैसले करें और जज बनने की कोशिश करें। जजमेंटल आपने होना है तो कानून की बुनियाद पर हो। इस तरह की बातें करना कि जी ये है वो है जी फलाना है जी, मैं तो तकलीफ सुन के रहा हूँ। वो जो बयानिया बनाना है वो अदालत में बैठ के बनाया जा रहा है। यानी कौन सा ड्रामा? ऑलमोस्ट आज जजमेंट दे दी है, हद हो गई। यानी कि नहीं, वो तो पहले के फैसला तो घर से लेकर आए हैं। तो जवेद लतीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आओ जरा अमल दरामद कराओ। ठीक है जावेद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पार्लियामेंट की जानिब से क्या प्रेशराइज किया जा रहा है अदालत को? ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी तो आप सुन रहे हैं। देखो, जब ये जो पार्लियामेंट है, जब करने को इनके पास कुछ ना हो, अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी से लेके अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हों और पावर पॉलिटिक्स के पीछे छुप छुप कर सियासत कर रहे हों और 9 मई पे सियासत कर रहे हों। भाई 9 मई सिर्फ आपका इशू नहीं है, पूरी कौम का इशू है और पूरी कौम चाहती है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आप पिछले 5 हफ्ते से 9 मई की सियासत कर रहे हैं। और अल्लाह का देखें क्या कमाल है कि देखो, जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग
जिनकी अगर आप बैकग्राउंड चेक कर लें और उनकी तालीम चेक कर लें और वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं, हम फैसला नहीं मानते, तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की तौहीन क्या हो सकती है? ये है बदकिस्मती। दूसरी बात, आज हम आर्मी एक्ट या आर्मी के जो कोर्ट्स हैं उस पर क्यों बात कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे इस पार्लियामेंट जिसको हम बहुत सुप्रीम समझते हैं, इसका काम बनता था कि जो ट्रायल कोर्ट में टाइम ज़्यादा लगता है उस टाइम को शॉर्टन करने के लिए कोई बिल लेकर आते, बात करते। आप तो इंग्लैंड में जाते रहते हैं, इंग्लैंड में जब हुई थी तो जजेस ने दिन रात काम करके 4 से 6 हफ्ते में फैसले कर दिए थे। तो इस पार्लियामेंट ने यह करना चाहिए था ना। इनके पास सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, सुबह उठते हैं, एक ही काम है, 9 मई 9 मई 9 मई। और भाई कौम को पता है 9 मई का, मेहरबानी करें, जिनके साथ हुआ वो आप निबड़ लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको हुकूमत में बिठाया गया अवाम के लिए, जो आज 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग में डूबी हुई है ये कौम, जिसकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, महंगाई का तूफान है, इसकी तो आप बात नहीं करते। यही ख्वाजा आसिफ आज लेगेसी की बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क करने की लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि आप में दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी टके की नहीं रही, आपको पूरी पोर्ट देनी पड़ी है $1.8 बिलियन लेने के लिए। ये लेगेसी आप छोड़ के जा रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। चले, मेरी बात ना माने, आप अपना पिछला ही पार्लियामेंट का बयान उठा के देख लें, जिसमें आपने इस निज़ाम को, पार्लियामेंट को, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, हर चीज को धो डाला था। और कसूरवार कौन है? आप खुद। मैंने तो आपसे कहा था आपको इस्तीफा देना चाहिए और सियासत छोड़ देनी चाहिए उस तकरीर के बाद। तो इसलिए उनकी लेगेसी को छोड़ें, अपनी लेगेसी पर तवज्जो दें। कल इस केस के ऊपर मजीद समाअत होगी, उसके बाद क्या होता है। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि सानेहा 9 मई के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और भी उनके जो अरकान हैं उन्होंने खैर बात कहा है, उनमें कौन कौन शामिल है इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे, हुमायूं अख्तर खान और गुलाम सरवर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब पर परवेज़ खट्टक को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। क्या कहते हैं इफ्तिखार साहब, क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है? असल में बात यह है कि अगर वो बात कुछ सुने हमारी गौर से तो फिर बात है। मैंने कहा कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, एक अनहोनी हुई है। तो साफ ज़ाहिर इस अनहोनी को डील करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो माजी में हमने नहीं देखी। परवेज़ खट्टक जैसा आदमी जिसने उस पार्टी को इस काबिल बनाया अपने खैबर पख्तूनख्वा में कि वो दूसरी दफ़ा इलेक्शन जीत गई, अगर परवेज़ खट्टक के बारे में उनको शक है कि उनके आदमियों को तोड़ रहा है तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया हो क्या रहा है। हुमायूं अख्तर ने जो आज पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, उसने एक बात कही है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल तल्लुक़ कायम रहा है। अब देखिए, ये बात जो उसने कही है इसकी बैकग्राउंड और है। सरवर की बैकग्राउंड में ये नहीं, सरवर ने ये नहीं कहा कि उसका लाजवाल तल्लुक़ रहा है उसके ख़ानदान का। सो दोनों काम एक अमल एक कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट है। बात यह है कि 9 मई को जिस तरीके से हमारे दोस्त को कोशिश कर रहे हैं ना गायब कर दिया जाए, और इसमें उनको महारत हासिल है कुछ लोगों को इस किस्म के काम करने की, वो भूल रहे हैं एक बात, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब कैसे उनको सज़ा देनी है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जावेद ने रेज़ किया कि 9 मई के बाद पार्लियामेंट को चाहिए था कि सोचती, अगर उसने नहीं सोचा तो 2 कवानीन हमारे पास हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट हमारे पास है, आर्मी कोर्ट्स हमारे पास हैं, और दूसरी कोर्ट्स भी हमारे पास हैं। कोर्ट्स को इन लोगों को सज़ा देनी होगी। ये जो हुमायूं ने छोड़ी है पार्टी और गुलाम सरवर ने छोड़ी है, इसमें एक चीज़ कॉमन है। उसने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की मुल्क बका और सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, यादगार शोदा GHQ और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं। जैसे ये कौन कह रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। ये आदमी चौधरी निसार के मुकाबले में डट के इलेक्शन लड़ने वाला आदमी है। इसका बुनियाद पीपल्स पार्टी से शुरू हुई थी और यहाँ पे आया। अब सवाल है, ये लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं उसकी वजह है कि इस 9 मई के अलमिया के साथ नहीं जिंदा रह सकते सियासत के अंदर। और ये कहना है कि 9 मई के में लोगों को सजाएं न दी जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत सारे 9 मई होंगे और सारे 9 मईयों को भुगत रहे
और इसमें गलती होगी और जिम्मेदारी होगी उन लोगों की जो फैसला कर रहे हैं। मुझे डर ये है अगर अदालतों ने फैसले ना किए तो फिर वो लोग भी आ सकते हैं जिनके फैसले बड़े सख्त होते हैं। नवीद चौधरी साहब, बात तो यही है ना कि सानेहा 9 मई को कोई भी शख्स सस्टेन नहीं कर पा रहा और उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन परवेज़ खट्टक को जो शो कॉज नोटिस किया गया है उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या कोई नई पार्टी आ रही है? सिर्फ एक बात मैं पहले ऐड करूंगा इस सवाल के जवाब देने से पहले। देखें, पार्लियामेंट इस हवाले से कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट क्या मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए हमारी अदलिया पहले दिन से लगी हुई है। पूरी इसकी एक तारीख है और सामने है, कुछ छुपाते कब है वो तो ये नहीं छुपा रहे वकीलों से मुलाकात को। एक दूसरी बात यह है कि एक चीफ जस्टिस जो है उसके इल्म में हो कि 9 मई को क्या हो गया है, वो मेन बंदे को बुलाकर कहता है गुड टू सी यू, आप जाएं खाएं पिए सो जाएं, और मर्सिडीज में वो आ रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान ना जाते 2 दिन बाद धरना लेके तो वो तो एक और जजमेंट देने वाले थे, अमल दरामद उस पर भी कोई नहीं होना था वैसे। तो वो तो नियत ही कुछ और है ना, ये तो टकराव तो एक तरफा है। असल में वो एक मिसिंग लिंक हो गया ना बीच में, एक पेज था तो कर्नल साहब सारा कुछ चला रहे थे, वो कर्नल साहब बेचारे खुद काबू आ गए हैं, तो अब ये टकराते फिरने एक दूसरे से और लिफ्ट करा कोई नहीं रहा। जिस तरह इनके महबूब लीडर को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, मुझे लगता है इनको भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, तो अब ऐसे ही मामला चलेगा। परवेज़ खट्टक साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, उनको नोटिस देना ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी ने इत्तेजाज अहसन और लतीफ़ खोसा को दिया। वो तो कब का अपना सामान समूह लेके साइड पे बैठे हुए हैं, कहीं इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी दोबारा जरदारी साहब आवाज़ दे देंगे। तो परवेज़ खट्टक साहब अपनी साइड पर हैं, वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं KPK के अंदर, और इतलात यही है कि बहुत सारे जो मेन लीडर हैं वो उनके साथ जाएंगे। उस पर काम मुकम्मल हो गया है, उसकी मेरा ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आया जाता है तो मैं आपको खबर दे दूं कि 9 मई के हवाले से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जल्द होने वाली है, और उसमें बहुत हद तक इम्कान है अदालती सूरत कैरी का पहलू भी कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि हुमायूं अख्तर साहब ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा, काफ़ी देर हो गई सानेहा 9 मई को हुए, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बात है? अंदर की कोई खबर है आपके पास? देखिए, खबर क्या होनी है, आई नो हुमायूं वेरी वेल, कॉलेज में साथ ही थे। PML उन्होंने छोड़ी, फिर उसके बाद Q में आए, Q छोड़ी, फिर उसके बाद दोबारा आई थिंक N में आए, फिर उसके बाद PTI में आए। तो इनको वक्त ने और हालात ने इनको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। ही वॉज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अंडर जनरल मुशर्रफ, और इनके कामों को मैंने बहुत अच्छा देखा है। एक्सपो जो किया था 2005 के अंदर, ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले। बट इस वक्त जो आती है बात किन वजूहात पे छोड़ा है, पूरी PTI मेरी नज़र में टेररिस्ट नहीं है, ना ही ये जो हरकत हुई है 9 मई की वो रिस्पॉन्सिबल है। लोग हैं बीच में, उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए, जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं, देयर इज़ नो मर्सी फॉर दोज पीपल। बट आप पूरी पार्टी को नहीं कर सकते, और जब आप पूरी पार्टी को नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ये जो पॉलिटिकल नोमैड्स आ जाते हैं और फिर अपना जो टेंट है इधर ले गए उधर ले गए, इनकी फिर पॉलिटिकल वैल्यू कोई नहीं होती। आपने गुलाम सरवर का नाम लिया, मैंने डे 1 से कहा था कि अगर किसी इंसान ने PIA को नीचे लेके गया है और पाकिस्तान उसका जनाजा उड़ाया है, वो गुलाम सरवर खान। इन्होंने वो हरकत की है और किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। किसी ने नोटिस नहीं लिया कि ऑन हेयर से आपने पूरी एयरलाइन के पायलट्स को कहा कि इनके पास फेक लाइसेंस है। 100 नोटिस नहीं लिया, 100 नोटिस की नोटिस किसने लिया है? उधर किधर क्या 100 मोटर नोटिस? पूरी एयरलाइन तबाह कर दी, पूरी एयरलाइन तबाह कर दी, पाकिस्तान का नाम तबाह कर दिया जी। बिल्कुल, आपके लैंडिंग राइट्स हर जगह खत्म हो गए। आज आप ऑपरेट कर रहे हो PIA को फ्रॉम हेयर टू टर्की, एंड देन टर्किश एयरलाइंस आपको लंदन लेकर जाती है। डायरेक्ट फ्लाइट है ही कोई नहीं पाकिस्तान से। कैन यू बिलीव इट? इसके कौन है मुजरिम? ये है। इसलिए इस पार्टी छोड़ी उसने। अच्छा, नाउ अब मैं इसी पे आ रहा था, आपने एक सप्लीमेंट्री डाल दिया। सप्लीमेंट्री नहीं, मुझे लगता है कि इनको किसी ने कहा होगा कि गुलाम सरवर साहब तुहाड़े तो केस आ रहा है, या तो तुसी निकल जाओ तो या फिर एक केस आ रहा है, क्योंकि ये केस आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कहा गया था। जावेद साहब, आप मुल्क की मईशत की बहुत बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि IMF का नाम लिया जाए तो इसहाक डार कुछ नाराज़ से हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब मुलाकात कर रहे हैं IMF की MD से और यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। इसहाक डार ना थोड़े से सेंसिटिव हो गए अब, बल्कि मैं तो समझता हूँ शायद घबरा गए, इसलिए पार्टी में भी मैसेज दिया गया है कि इसहाक डार के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सर वो घबराने वाला नहीं है। तो इसलिए जब एक रिपोर्टर ने बात की
तो फिर वो उनका रिएक्शन भी ऐसे ही था, बिकॉज उनके बस में कुछ नहीं है, वो हेल्पलेस हो गए, घबराने के साथ साथ हेल्पलेस हो गए। उन्होंने सारा काम ऑटो पे छोड़ दिया, इसलिए पाकिस्तान की मईशत का ये हाल हो गया। तो ये है बदकिस्मती आपकी। और जिस तरह आपने एक बंदे को जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके हवाले आपने पूरे पाकिस्तान की मईशत दी थी, तो उसने डूबना ही था। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ कि समझ लेना चाहिए और डार साहब से मेरा ख्याल है मिन्नत तरला करके ये मिनिस्ट्री वापस लें, और मेरा ख्याल है कि इनकी इंक्वायरी भी कर लेनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी भी कर लेनी चाहिए कि 8 महीने में जितना पाकिस्तान को उन्होंने बेड़ा गर्क किया उसका भी हिसाब किताब लिया जाए। एक बात। दूसरी, देखो सरवर खान और उसके बेटे को रात अरेस्ट किया गया और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो ये जो कौमी शऊर है ना, 2023 में कौम को पता है, जो आप सवाल कर रही थी, कौम को सब पता है कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 हफ्ते बाद कर रहा है, कौन 6 हफ्ते बाद कर रहा है, और कौन अरेस्ट होने के बाद कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो परवेज़ खटक की है, परवेज़ खटक ऑलरेडी जहांगीर खान तरीन के साथ राब्ते में है और उसको चीफ मिनिस्टर भी जहांगीर खान तरीन ने बनाया था, ये मेरे नॉलेज में है। वो ऑलरेडी जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो उन्हीं की डायरेक्शन पे, तहरीक अदम इस्तेहकाम की डायरेक्शन पे वो काम कर रहे हैं KPP में। लेकिन अभी भी जो लोग छोड़ के गए उनमें से बहुत से लोग हैं, अगर कोई उनसे आप बात करें, मेरी 2-3 से बात हुई है, वो खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि ग्राउंड पे तहरीक अदम इस्तेहकाम के पल्ले ही कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी सिचुएशन ठीक है जावेद साहब, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ ही चीज़ें खुलकर मजीद सामने आएंगी क्या होने जा रहा है, लेकिन इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर किसी ने इंतशार की सियासत की है तो फिर उसका नतीजा भी उसी तरह निकलेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन है जिसके नाम सामने आते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ अलहदगी इख्तियार करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त अल्लाह के बाद।